हेलो टू ऑल। आइए हम लोग आज शॉर्टर ट्रूथ टेबल बनाना सीखते हैं। शॉर्टर ट्रूथ टेबल के थ्रू किस तरीके से हम लोग किसी भी आर्गुमेंट के वैलिडिटी या इनवैलिडिटी की जांच कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि जब हम किसी आर्गुमेंट को इनवैलिड प्रूफ करना चाहते हैं तो हमें उसके सारे पॉसिबल ट्रूथ वैल्यूज़ को देखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वैलिडिटी का मतलब होता है कि जब हमारे सभी प्रीमिसेस ट्रू हों तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि हमारा कंक्लूजन फॉल्स हो जाए। ठीक है, यानी कि वैलिडिटी चेक करने के लिए आपको लॉन्गर ट्रूथ टेबल बनाना पड़ता है और ये देखने के लिए ख़ास तौर से कि कहीं ऐसा तो नहीं कि किसी भी ऐसे रो में हमारे प्रीमिसेस तो ट्रू हैं लेकिन हमारा कंक्लूजन ट्रू नहीं है। तो वैलिडिटी is all about कि it is not possible to derive a false conclusion out of the true premises। और invalidity क्या होता है कि just one possibility is enough, just one instance or case is enough to prove any argument as an invalid, जहाँ पर कि हमारे premises तो true हैं but conclusion false है। तो वैलिड होने के लिए हमें सारे पॉसिबल ट्रूथ वैल्यूज़ देखने पड़ेंगे, हर उस जगह की जांच पड़ताल करनी पड़ेगी जहाँ पे प्रीमिसेस ट्रू हैं और वहाँ पर देखना पड़ेगा कि कंक्लूजन ट्रू है या नहीं। पर इनवैलिडिटी के लिए हमें सिर्फ एक पॉसिबिलिटी चाहिए जहाँ पे हम दिखा सकें कि लुक हियर देयर आर द ट्रू प्रीमिसेस बट द कंक्लूजन इज फॉल्स। सो इसीलिए अगर आपको इनवैलिडिटी की जांच करनी है तो इट्स बेटर टू गो विद द शॉर्टर ट्रूथ टेबल। इसको हम लोग कहते हैं रिडक्शियो एड एब्सर्डम मेथड। रिडक्शियो एड एब्सर्डम इट्स अ लैटिन फ्रेज। इसका मतलब होता है कि एब्सर्डिटी में रिड्यूस कर देना। अब किसी भी चीज़ को अगर हम एब्सर्डिटी में रिड्यूस कर देते हैं तो क्या होता है कि मान लीजिए आपने कोई बात कही, कोई आर्ग्यूमेंट दिया और उस आर्ग्यूमेंट को मैं नहीं मान रही हूँ। ठीक है, तो आप क्या कह सकते हैं? आप कह सकते हैं कि अगर आप मेरे आर्ग्यूमेंट को नहीं मानते हैं, सही नहीं मानते हैं, वैलिड नहीं मानते हैं, तो आप प्रूफ करिए ना कि मैं गलत हूँ। तो अगर आपसे कोई ये कहे कि आप मुझे प्रूफ करो कि गलत हूँ मैं, और अगर आप उसको गलत प्रूफ कर देते हैं तो वो गलत सिद्ध हो जाता है, तब तो वो सही नहीं है, वो वैलिड नहीं है। लेकिन अगर आप उसको गलत प्रूफ नहीं कर पाए तो जब तक आप उसको गलत प्रूफ नहीं कर पाएंगे तब तक आपको मानना पड़ेगा कि वो सही है। तो रिडक्शियो एड एब्सर्डम यही करता है कि किसी भी बात को मान के चलता है कि ये गलत है। ठीक है, कहता है कि लेट्स अज्यूम दैट आई एम रॉन्ग। ठीक है, मैं गलत हूँ, मैं इनवैलिड हूँ, मैं फॉल्स हूँ। अब इस बात को प्रूफ कर दो। अगर आपने इस बात को प्रूफ कर दिया तो ठीक है, और नहीं किया तो फिर आप मान लीजिए कि मैं सही हूँ, मैं वैलिड हूँ। ठीक है, तो एब्सर्डिटी तक रिड्यूस कर देना, इस मेथड में हम देखेंगे कि कैसे हम दूसरे साइड से, बैकवर्ड साइड से जाने वाले हैं। तो क्यों ऐसा हम कर रहे हैं, हमें शॉर्टर ट्रूथ टेबल क्यों चाहिए, पहले तो पर्पस समझ लेते हैं। ओके, जैसा कि मैंने शुरू में ही कहा कि आपको टाइम और स्पेस बचाना है। हम ट्रूथ टेबल इसलिए बनाते हैं, शॉर्टर ट्रूथ टेबल, ताकि हमारा टाइम और स्पेस बचे। तो क्यों टाइम और स्पेस बचा रहे हैं? क्योंकि 2n फॉर्मूला के हिसाब से जो नंबर ऑफ रोज़ हमारे बनते हैं कि कितने पॉसिबल ट्रूथ वैल्यूज़ हमें चेक करने हैं, वो जैसे जैसे n यानी कि वेरिएबल्स का नंबर बढ़ता जाता है वैसे वैसे इन रोज़ का नंबर भी बढ़ता जाता है। लाइक ये 2 से फिर 4, फिर 8, फिर 16, फिर 32, फिर 64 एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, बढ़ते ही जाता है। तो द मोर नंबर ऑफ वेरिएबल्स मीन्स द हायर नंबर ऑफ रोज़। और ऐसे में आपको बहुत ज़्यादा स्पेस की, बहुत ज़्यादा टाइम की, बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। इसीलिए हम इनवैलिडिटी को डिमॉन्स्ट्रेट करने के लिए शॉर्टर ट्रूथ टेबल मेथड का यूज़ करते हैं। ठीक है, और इसीलिए करते हैं क्योंकि इनवैलिडिटी दिखाने के लिए एक रो ही काफ़ी होता है कि हम ये प्रूफ कर दें कि दिस पर्टिकुलर आर्गुमेंट इज़ इनवैलिड। अब देखिए, कहा जाता है कि वैलिडिटी कैन नॉट बी प्रूवन थ्रू दिस टेक्निक। वैलिडिटी अगर आपको प्रूफ करनी है तो इस टेक्निक से आप प्रूफ नहीं कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन इनवैलिड है कि नहीं ये आप ज़रूर बता सकते हैं। ठीक है, तो कुछ लोगों का मानना है कि वैलिडिटी हम प्रूफ कर सकें या ना कर सकें, या वो सारे पॉसिबल वैलिड जो इंस्टांसेस हैं वो दिखा सकें या ना दिखा सकें, पर इतना तो हम ज़रूर ही दिखा सकते हैं कि ये इनवैलिड है। और अगर इनवैलिड है
तो आपको मानना पड़ेगा कि ये वैलिड नहीं है। और अगर आप इनवैलिड नहीं दिखा पाए, अगर आप उसको इनवैलिड प्रूव करना चाहते हो और इनवैलिड नहीं कर पाए, तब आपको मानना पड़ेगा ही कि ये वैलिड है। लेकिन किस सिचुएशन में वैलिड होगा, किस वेरिएबल का कौन सा ट्रूथ वैल्यू, कौन सा एक्चुअल ट्रूथ वैल्यू होने पर ये वैलिड होगा, इसकी जांच करने के लिए आपको दूसरे मेथड से ही जाना पड़ेगा, लॉन्गर ट्रूथ टेबल ही देखना पड़ेगा। तो आइए हम लोग देखते हैं कि कैसे हम लोग कंस्ट्रक्ट करते हैं इसे। पहले रूल समझ लीजिए, फिर अभी मैं सवाल लगा के आपको दिखाऊंगी। रूल ये है कि सबसे पहले हम लोग असाइन करते हैं रेफरेंस कॉलम प्रीमिसेस और कंक्लूजन के लिए। किसी भी आर्ग्यूमेंट में होते हैं प्रीमिसेस और कंक्लूजन। ये प्रीमिसेस का नंबर कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4 5 6 कुछ भी हो सकता है। कंक्लूजन एक होगा, ठीक है। अब देखिए क्या करते हैं। टू मेक प्रीमिसेस ट्रू एंड कंक्लूजन फॉल्स वी असाइन ट्रूथ वैल्यूज टू द वेरिएबल्स। रिडक्शन और एब्सर्डम में हम करते क्या है, हम कंक्लूजन को फॉल्स मान लेते हैं, ठीक है, और प्रीमिसेस को ट्रू मान लेते हैं। तो जितने भी आपके प्रीमिसेस होंगे उनको आप ट्रू मान लेंगे और आपका जो कंक्लूजन होगा उसको फॉल्स मान लेंगे। ये मानकर ही आप आगे बढ़ेंगे। अब अगर आपने उनको ट्रू और फॉल्स मान लिया है तो उनके अंदर, उन प्रीमिसेस या कंक्लूजन वाले प्रपोजिशंस के अंदर क्या लॉजिकल कॉन्स्टेंट्स यूज़ हुए हैं, किस तरीके के प्रपोजिशनल फंक्शंस वहाँ पर यूज़ हुए हैं, उनके हिसाब से उनको ट्रूथ वैल्यूज़ हम क्या करते हैं, असाइन कर देते हैं वेरिएबल्स को। अब if it can be successfully shown that P's are true and C is false, then the argument is understood as invalid one. अगर आपने ये सक्सेसफुली कर दिखाया, क्या करना था आपको कि कंक्लूजन फॉल्स है और प्रीमिसेस ट्रू हैं। अगर आप ये बिना किसी इनकन्सिस्टेंसी के, बिना किसी प्रॉब्लम के सक्सेसफुली कर देते हैं, मतलब कि जितने भी उसमें वेरिएबल्स हैं P Q R S जो कुछ भी है, उनको कुछ ऐसा ट्रूथ वैल्यू, वो ट्रूथ वैल्यू आप ट्रू और फॉल्सिटी में ही कुछ देंगे, तो वो जो भी होगा क्या आप असाइन करें कि वो प्रूव कर दे कि हाँ प्रीमिसेस ट्रू होने पर भी कंक्लूजन फॉल्स हो सकता है। और अगर ऐसा आपने कर दिया सक्सेसफुली तो इसका मतलब है कि आपका आर्गुमेंट इनवैलिड है। और अगर आप ऐसा नहीं कर पाए तो इसका मतलब है कि वो इनवैलिड नहीं है। लेकिन क्या हम उसको तब कहेंगे कि ये वैलिड है? हाँ, कह तो सकते हैं कि वैलिड है, लेकिन कब वैलिड है क्या आप ये बता सकते हैं? किस स्थिति में वैलिड होगा, कौन से ट्रूथ वैल्यूज़ किस वेरिएबल को मिलेंगे तो ये वैलिड होगा? इसके लिए आपको दूसरे मेथड की ज़रूरत पड़ेगी, स्पेशली आपको लॉन्गर ट्रूथ टेबल वर्जन की ज़रूरत पड़ेगी। तो फिलहाल के लिए हम लोग अभी शॉर्टर ट्रूथ टेबल को समझने की कोशिश करते हैं। आइए एग्जाम्पल्स देखते हैं। यहाँ पर मैंने एक आर्गुमेंट ले रखा है, ठीक है। यह आर्गुमेंट में आप देख सकते हैं कि 3 प्रीमिसेस हैं और ये आपका कंक्लूजन है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, यहाँ पर आप देखिए प्रीमिस 1, प्रीमिस 2, प्रीमिस 3 और कंक्लूजन, इनको मैंने लिख लिया है, ठीक है। अब सीधा सीधा साफ साफ आपने सारे प्रीमिसेस को इस वाले स्टेप में लिखा है। तो नंबर 1 आप सबसे पहले क्या करेंगे, कंक्लूजन को फॉल्स मान लेंगे। कंक्लूजन है आपका पी वेज एस, इसको फॉल्स मानने का, पी वेज एस को फॉल्स मानने का मतलब है कि ये जो हमारा लॉजिकल कांस्टेंट है, डिसजंक्टिव कांस्टेंट, इसको हम फॉल्स मान लेंगे। और जितने प्रीमिसेस हैं, प्रीमिस 1, प्रीमिस 2, प्रीमिस 3, इन सबको ट्रू मान लेंगे। तो प्रीमिस 1 और 2 इम्प्लीकेटिव फंक्शन है, उसको हमने यहाँ पर देखिए ट्रू मान लिया है। और ये डिसजंक्टिव फंक्शन है प्रीमिस 3 में, तो हम इस डिसजंक्टिव फंक्शन को भी ट्रू मान लेंगे। अब हमने जब असाइन कर दिया, ये फर्स्ट स्टेप आप यहाँ पर देख सकते हैं। फर्स्ट स्टेप में हमने यहाँ पे क्या किया है कि कंक्लूजन को फॉल्स और प्रीमिसेस को ट्रू मान लिया है। अब ऐसा करने के बाद आपका नेक्स्ट स्टेप शुरू होता है। नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करेंगे कि जैसे ही आपने इनको ट्रू और फॉल्स माना, वैसे ही आपके सामने अब ये प्रश्न उठता है कि आखिर ये ट्रू और फॉल्स हो कैसे रहे हैं, कब हो रहे हैं। अब आप मुझे बताइए कि कंक्लूजन को हमें फॉल्स करना है, तो सबसे पहले हम असाइन करेंगे कंक्लूजन का ट्रूथ वैल्यू। तो कंक्लूजन में हमारे 2 वेरिएबल्स पी और एस यूज़ हुए हैं। डिसजंक्शन आप जानते हैं कि फॉल्स कब होता है, जब उसके दोनों डिसजंक्ट्स फॉल्स होते हैं। तो फॉल्स 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 होता है, ये आप डिसजंक्टिव फंक्शन के रूल से जानते हैं। इसके लिए आपको प्रपोजिशनल जो फंक्शंस हैं, कैलकुलस हैं, उसका थोड़ा सा ज्ञान होना चाहिए। तो अब जब
इसको दोनों को फॉल्स कर देते हैं, पी और एस को, एफ एफ यानी कि आपने इसको फॉल्स ट्रूथ वैल्यू असाइन कर दिया है। तो नेक्स्ट स्टेप में जहाँ भी पी और एस होगा वहाँ पर आप पी और एस की वैल्यू पुट कर देंगे। अब देखिए पी को यहाँ पे थर्ड स्टेप में हमने फॉल्स कर दिया, एस को भी फॉल्स कर दिया, ये वैल्यू नहीं बदलेगी, ठीक है। अब जब आपको पी और एस का वैल्यू मिल चुका है तो नेक्स्ट स्टेप है कि अब हम देखें कि ये जो आर है ये दो में आ रहा है, दो प्रेमिसेस में आ रहा है, ठीक है। प्रेमिस 2 और प्रेमिस 3 इन दोनों में ही आर आया हुआ है और ये इम्प्लीकेशन है, दूसरा वाला और तीसरा वाला डिसजंक्शन है। तो हमें इन सबको ट्रू ही रखना है, ठीक है। तो अगर यहाँ पर जैसा कि आपको पता है कि एस की वैल्यू फॉल्स है, तो अगर यहाँ पर आर को हमने ट्रू दे दिया, ठीक है, आप सोचिए कि अगर मैंने इसको ट्रू दे दिया तो ट्रू फॉल्स मिलके इसको फॉल्स कर देंगे। इसलिए अभी हम क्या करेंगे, अवॉइड करेंगे इसको ट्रू देना, हम इसको फॉल्स दे देंगे क्योंकि फॉल्स ट्रू होता है इम्प्लीकेशन में। और जब हम सेम आर की वैल्यू को यहाँ पर भी फॉल्स कर देंगे तो ट्रू फॉल्स डिसजंक्शन में ट्रू होता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ भी कोई इनकन्सिस्टेंसी नहीं आई और यहाँ भी कोई इनकन्सिस्टेंसी नहीं आई। तो आर को फॉल्स वैल्यू देना मतलब ठीक से हम इन दो प्रीमिसेस को ट्रू बना सकते हैं। अब बच गया एक क्यू का वैल्यू। अब हम क्या करेंगे कि क्यू यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, फर्स्ट और थर्ड में। तो क्यू को अगर हमने यहाँ पर आपने देखा कि अगर ट्री देते हैं यानी ट्रू देते हैं तो ट्रू फॉल्स मिलके यहाँ पे ट्रू फॉल्स ट्रू ही करेंगे क्योंकि ये डिसजंक्शन है। और P1 में प्रीमिस 1 में आप देख सकते हैं कि ये Q अगर ट्रू वैल्यू लेता है तो फॉल्स जब इम्प्लाई करता है ट्रू को तो ट्रू ही होता है। तो सब मिला जुला के कोई इनकन्सिस्टेंसी नहीं आई, और अगर कोई इनकन्सिस्टेंसी नहीं आई मतलब आपने सक्सेसफुली इसको इनवैलिड प्रूव कर दिया। अगर आप चाहें तो अलग से इनके ट्रूथ वैल्यूज़ को ऐसे दिखा सकते हैं कि P को जब फॉल्स, Q को ट्रू, R को फॉल्स और S को फॉल्स वैल्यू दे देते हैं, तब हम ये सक्सेसफुली डिनोट कर सकते हैं कि हमारे तीनों के तीनों प्रीमिस ट्रू हैं और कंक्लूजन फॉल्स है। और चूंकि यहाँ पर कोई इनकन्सिस्टेंसी नहीं आई मतलब कि ऐसा पॉसिबल है, इस आर्ग्यूमेंट में ये पॉसिबल है कि अगर ये ट्रुथ वैल्यूज़ इनको दिया जाए तो ये इनवैलिड हो जाएंगे, मतलब प्रीमिसेस के ट्रू होते हुए भी हमारा कंक्लूजन फॉल्स हो जाएगा। अभी ये जो बैकवर्ड कैलकुलेशन आपने देखा उसमें एक सिंगल रो दिखाकर हमने एंटायर आर्ग्यूमेंट को इनवैलिड प्रूफ किया। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, आइए एक एग्जांपल लेते हैं। ये एक आर्ग्यूमेंट है जहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि हमारे दो प्रीमिसेस हैं और एक कंक्लूजन है। अब इसको भी हमने क्या किया है, यहाँ पर प्रीमिस 1, प्रीमिस 2 और कंक्लूजन, इनको हमने डिनोट कर लिया है ऊपर। सबसे पहला स्टेप क्या होगा हमारा, फर्स्ट स्टेप होगा कि हम अपने कंक्लूजन को फॉल्स दिखा दें, ठीक है। अब देखिए हमारा कंक्लूजन क्या है, C मटीरियली इक्विवेलेंट टू N, इसको हमें फॉल्स करना है, ठीक है, इसको फॉल्स करना है। और दो प्रीमिसेस हैं तो दोनों प्रीमिसेस के जो मेन फंक्शन है, जैसे प्रीमिस 1 का मेन फंक्शन है ये, ठीक है, मटीरियल इक्विवेलेंस, और प्रीमिस 2 का मेन फंक्शन है इम्प्लीकेशन, मटीरियल इम्प्लीकेशन। अब इन दोनों को हमें ट्रू रखना है, ये हमारा फर्स्ट स्टेप हो गया। फर्स्ट स्टेप में हमने प्रीमिसेस को ट्रू और कंक्लूजन को फॉल्स बना दिया। अब कंक्लूजन को फॉल्स बनाने के लिए देखिए क्या होता है, मटीरियल इक्विवेलेंस क्या कहता है कि अगर दोनों का सेम ट्रूथ वैल्यू होगा, मतलब ट्रू ट्रू होगा तो ट्रू हो जाएगा, फॉल्स फॉल्स होगा तो भी ट्रू हो जाएगा। मतलब इसको फॉल्स अगर हमें प्रूव करना है तो किसी एक को ट्रू और किसी एक को फॉल्स देना पड़ेगा। तो चलिए हमने पहले C को ट्रू और N को फॉल्स दे दिया। अब ये फॉल्स हो गया तो इसका काम हो गया। अब C जहाँ पर भी आया है और N जहाँ पर भी आया है, ये दूसरे स्टेप में हमने किया है, ठीक है। अब जहाँ पर भी C और N आया है वहाँ पर आप दे दीजिए थर्ड स्टेप में उसको सेम वैल्यू। C कहाँ पर आया, आप देखिए प्रीमिस 1 में यहाँ पर आया है तो आपने इसको वैल्यू दे दी है। अब आप
आपके पास कुछ और ऐसे वेरिएबल्स हैं जिनकी वैल्यू आपको पता नहीं है, आपको पता करनी है। अब देखिए एक बार फिर यहाँ पर आ जाते हैं। चूँकि यहाँ पर हमें सी का वैल्यू मिल चुका है, इसलिए हम फोकस करेंगे इस पर। चूँकि ये जो हमारा मटेरियल इक्विवेलेंस है ये ट्रू है, और ट्रू करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये साइड और ये साइड, मतलब ये दोनों साइड को सेम वैल्यू देनी पड़ेगी। ठीक है, अब चूँकि यहाँ ट्रू आ चुका है, ठीक है, सी ट्रू आ चुका है, और इसको ट्रू करने के लिए, चूँकि ये कंजंक्शन है तो इसको ट्रू करने के लिए दोनों को ट्रू करना पड़ेगा। तो जहाँ पर डी है वहाँ पर भी हम क्या करेंगे, ट्रू दे देंगे। तो फोर्थ स्टेप पे हमने डी को 4 दिया। अब डी जहाँ भी होगा वहाँ पे हम उसको ट्रू दे देंगे। ठीक है, ये हो गया। अब आपको पता है कि ये ट्रू हो गया, क्योंकि ट्रू ट्रू मिलके कंजंक्शन को ट्रू करते हैं। ठीक है, ये वाला साइड भी हमें ट्रू करना पड़ेगा, क्योंकि इधर ट्रू और इधर भी ट्रू। तो एल और एम दोनों का ही हमें वैल्यू पता नहीं है, लेकिन हमें पता है कि इसको ट्रू करने के लिए हमें दोनों को ट्रू या दोनों को सेम, ये चूँकि सॉरी यहाँ पर ये आप देख सकते हैं डिसजंक्शन है, और डिसजंक्शन को यहाँ पर ट्रू करना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ट्रू 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 होता है, दोनों को हमने ट्रू दे दिया। तो मान लीजिए कि 5 स्टेप पे हमने दोनों को ट्रू दे दिया। एल जहाँ पर है 5वें स्टेप में आप उसको भी ट्रू दे सकते हैं, तो आपका यहाँ पर भी ट्रू हो गया। तो यहाँ पे कोई फ़िलहाल इनकन्सिस्टेंसी नहीं आई है। ठीक है, और यहाँ पर आप देखेंगे कि हमें इम्प्लीकेशन को ट्रू करना है। इम्प्लीकेशन को ट्रू करने के लिए क्या करना पड़ेगा कि इसका जो एंटीसीडेंट है वो ट्रू और जो कॉन्सिक्वेंट है वो फॉल्स ना होने पाए। इसके अलावा बाकी कोई कंडीशन बनेगी तो ये ट्रू हो जाएगा। अब यहाँ पर एल की वैल्यू हमें पहले से पता है और वो है ट्रू, और ये जो फंक्शन है वो कंजंक्शन है। तो इसको ट्रू करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि हमें डी को पता है कि डी पहले से ही चार स्टेप में, फोर्थ स्टेप में देख चुके हैं कि ये ट्रू है। एल का वैल्यू भी ट्रू है, तो ट्रू ट्रू ये ट्रू हो गया। और अब ए का वैल्यू बस हमें पता करना है, तो नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, ए की वैल्यू ट्रू रख देंगे। तो सबको अब वैल्यू देने के बाद अब ध्यान से देखिए कि क्या कहीं पर कोई इनकन्सिस्टेंसी है। तो हम देखते हैं कि कहीं पर कोई इनकन्सिस्टेंसी नहीं है। चूँकि इक्विवेलेंस का मसला था तो हमने ट्रू से शुरुआत की थी। यहाँ पर मैंने आपको ये दिखाने की कोशिश की है कि अगर आप फॉल्स से शुरुआत करते तो भी आपको वही चीज़ें मिलती। मतलब कि आप चाहें तो जैसे ट्रू फॉल्स किया है आपने, ए को हमने ट्रू दिया है, या जब एल को ट्रू दिया है उसी तरीके से आप देखेंगे एम को ट्रू दिया है, डी को ट्रू दिया है। इन सबको अगर आप फॉल्स दे के देखेंगे तब भी आप पाएंगे कि ये इनवैलिड ही है। मतलब आपके पास 2 ऑप्शंस हैं इस सवाल को लगाने के। एक तो कि जहाँ पर भी इक्विवेलेंस आ रहा है, इक्विवेलेंस दिखाने के लिए हमें दोनों को सेम वैल्यू देना है। तो सेम वैल्यू का मतलब सिर्फ ट्रू तो नहीं होता कि ट्रू ट्रू ही होना चाहिए, फॉल्स फॉल्स भी हो सकता है। तो आप चाहें तो फॉल्स फॉल्स वैल्यू दे सकते हैं, या आप चाहें तो ट्रू ट्रू वैल्यू दे सकते हैं। ठीक है, पर कुछ भी करके आपको दिखाना बस ये है कि प्रेमिसेस हमारे ट्रू हैं और कंक्लूज़न हमारा फॉल्स है। तो जब भी प्रेमिसेस ट्रू होंगे और कंक्लूज़न फॉल्स होगा तब वो इनवैलिड होगा। ठीक है, बहुत सारे सवाल हो सकते हैं लगाने के लिए और आप उसको लगाइए। जैसे कि अगर हम एक मॉडस पोनेंस को ले लेते हैं, P इम्प्लाई Q, P देयरफॉर Q। ठीक है, तो आप क्या करिए, P इम्प्लाई Q प्रेमिस 1 हो गया आपका, P प्रेमिस 2 हो गया और Q आपका कंक्लूज़न हो गया। तो Q को आप करिए फॉल्स और P को और इस इम्प्लीकेशन को करिए ट्रू। ठीक है, अब ये आप दिखा सकते हैं क्या, देखिए P का यहाँ पे अगर ट्रू वैल्यू है तो सेम वैल्यू यहाँ निकाल देंगे। ठीक है, अगर ये ट्रू है और Q का वैल्यू यहाँ पे फॉल्स पहले से दिया हुआ है, ठीक है, ट्रू ऐसे लिख लेते हैं हम लोग। तो P की वैल्यू और Q की वैल्यू हमें पता है, ट्रू और फॉल्स। तो ट्रू और फॉल्स रखते ही आप देखेंगे कि ये जो इम्प्लीकेशन है ये गड़बड़ हो गया, ये फॉल्स हो जाएगा। टेक्निकली ट्रू और फॉल्स का इम्प्लीकेशन फॉल्स होता है, लेकिन हमें तो इसको ट्रू रखना है ना। अगर हम इसको इनवैलिड करना चाहते हैं तो हमें दिखाना है कि ये दोनों ट्रू हैं और ये फॉल्स है, लेकिन हम ऐसा दिखा नहीं पा रहे हैं क्योंकि जैसे हम इसकी वैल्यू रख रहे हैं यहाँ पर आ रही है एक इनकंसिस्टेंसी।
इनकन्सिस्टेंसी, और इसी वजह से ये क्या है, एक वैलिड आर्गुमेंट फॉर्म है। ठीक है, कैसे पता चला, क्योंकि हम इसको इनवैलिड प्रूव नहीं कर पाए। अब आइए देखते हैं, P इम्प्लाई Q, निगेशन Q, देयरफॉर निगेशन P, ये है आपका मॉडस टोलेंस। ठीक है, अब इसमें हम क्या करेंगे, निगेशन P को फॉल्स मान लेंगे, निगेशन Q को ट्रू मान लेंगे, और इस इम्प्लीकेशन को भी ट्रू मान लेंगे। ठीक है, अब जैसे ही आपने इसको फॉल्स माना है तो निगेशन P फॉल्स कब होगा, जब P ट्रू होगा। ठीक है, तो P को आपने ट्रू वैल्यू दे दी। अब निगेशन Q जो है वो ट्रू कब होगा, जब Q फॉल्स होगा, तो Q को आपने फॉल्स वैल्यू दे दी। अगेन आप देखें यहाँ पे वही इनकन्सिस्टेंसी है, क्योंकि ट्रू फॉल्स फॉल्स होता है, ट्रू नहीं, तो ये इनकन्सिस्टेंसी यहाँ पर भी दिखाई दे रही है। अब अगर हम एक और करें कि ये प्रेमिस 1, प्रेमिस 2 और कंक्लूजन हमेशा ऊपर लिख लिया करिए ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। निगेशन P, निगेशन Q, अगर इस आर्गुमेंट फॉर्म को देखें तो क्या होगा, निगेशन Q को फॉल्स मानना है, निगेशन P को ट्रू मानना है, इम्प्लीकेशन को भी ट्रू मानना है। अब निगेशन Q फॉल्स कब होगा, जब Q ट्रू होगा, निगेशन P ट्रू कब होगा, जब P फॉल्स होगा, और P की वैल्यू फॉल्स और Q की वैल्यू ट्रू रख देंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे Q की वैल्यू ट्रू मिल चुकी है, P की वैल्यू फॉल्स मिल चुकी है। जैसे ही हमने इसको रखा, आप ये देखिए क्या हुआ, इम्प्लीकेशन फॉल्स ट्रू, ट्रू ही होता है, ये नियम से हमको पता है, कहीं पर कोई इनकन्सिस्टेंसी नहीं। इसका मतलब कि एक पॉसिबल ट्रूथ वैल्यू का सेट है जहाँ पर कि हम ये देख सकते हैं कि हमारे प्रीमिसेस ट्रू होते हुए भी हमारा जो कंक्लूजन है वो फॉल्स है। तो यहाँ पे प्रीमिसेस दोनों ट्रू हैं और कंक्लूजन फॉल्स है, इसलिए ये क्या है, ये एक इनवैलिड आर्गुमेंट फॉर्म है। इस तरीके से तमाम सवाल आप लगा सकते हैं, अनगिनत नंबर पे आप इसको ट्रूथ फॉल्सिटी चेक करते जा सकते हैं। हमने शुरुआत में ही थोड़े से ज़्यादा प्रीमिसेस वाले क्वेश्चंस लिए हैं। क्यों लिए हैं, ताकि आप थोड़ा सा स्टेप बाय स्टेप इनको अरेंज करना सीखें। चूँकि ये थोड़ा लेंदी प्रोसेस है, शुरुआत में आपको दिमाग लगाना पड़ता है कहाँ किसको क्या दें। इसके लिए मैं आपको बस इतना सा बता सकती हूँ कि अगर आपको निगेशन, कंजंक्शन, डिसजंक्शन, इम्प्लीकेशन और मटेरियल इक्विवेलेंस, इनके फंक्शंस पता हैं, ये कब ट्रू और कब फॉल्स होते हैं ये पता है, तो आप आराम से अपने वेरिएबल्स को ट्रूथ असाइन कर सकते हैं, ट्रूथ वैल्यूज़ दे सकते हैं। ठीक है, आपका ध्येय सिर्फ इतना होना चाहिए कि किसी भी तरह आप अपने प्रीमिसेस को ट्रू और अपने कंक्लूजन को फॉल्स प्रूव करें। करने पर आपका ध्यान होना चाहिए, नहीं करने पर नहीं। आप करने पर ही पूरा जोर दीजिए कि क्या ऐसा ट्रूथ वैल्यू हो सकता है जिससे कि प्रीमिसेस ट्रू रहते हुए हमारा कंक्लूजन फॉल्स हो जाए। अगर आप ये हर कोशिश करने के बाद भी नहीं कर पाते हैं, तब आप इसको कहेंगे कि ये इनवैलिड नहीं है, ये वैलिड है, और अगर आप ऐसा कर देते हैं तब वो इनवैलिड है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अगर कहीं कोई दिक्कत होगी तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, मैं दोबारा एक्सप्लेन कर दूंगी। थैंक यू सो मच एवरीवन।